स्वागत है आपका कुरुक्षेत्र में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। क्या अब तक बच्चों को गलत इतिहास पढ़ाया गया? क्या अब तक इतिहास में मुगलों का बेवजह महिमा मंडन किया गया? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अब एनसीईआरटी ने 12वीं की किताबों से मुगल दरबार का चैप्टर ही हटा दिया है। अब 12वीं के बच्चों को मुगलों का इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा। सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह नए सिरे से इतिहास लिखने की कोशिश है, या जैसा दावा किया जाता है कि एक तरफा ढंग से लिखे गए इतिहास को भूल सुधार किया जा रहा है। अब इन किताबों में मुगल दरबार का जिक्र नहीं होगा। अकबर कितना महान था यह नहीं पढ़ाया जाएगा। एनसीईआरटी के बाद यूपी बोर्ड ने भी 12वीं के सिलेबस से मुगल का चैप्टर हटा लिया है। राइट विंग के कई नेताओं का कहना है कि अब बच्चों को मुगलों का झूठ नहीं पढ़ना पड़ेगा, उन्हें सही इतिहास का पता चलेगा। लेकिन मुगलों के इतिहास हटाने के फैसले को भी मजहबी चश्मे से देखा जा रहा है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि यह फैसला हिंदुओं को खुश करने के लिए है, क्या इसके पीछे कोई सियासी अंकगणित है? इसी पर करेंगे डिबेट और इसी पर करेंगे बातचीत। मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गया है, सीधे उनके पास चलते हैं। प्रोफेसर कपिल कुमार हमारे साथ जुड़ गए, इतिहासकार हैं, स्वागत है आपका। प्रोफेसर संगीत रागी हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं, स्वागत है आपका। नावेद सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी का, आपका भी स्वागत है। असीम वकार हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता AIMIM के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। असीम वकार जी, आपसे शुरू करते हैं। सवाल यह है कि अगर मुगल दरबार का चैप्टर हटाया जा रहा है और सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि मुगलों का महिमा मंडन किया गया, वो तस्वीर पेश नहीं की गई जो तस्वीर वास्तविकता थी, तो क्या इस पर एतराज होना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो जो आपने शुरुआत की, मैं सुन के मुझे बड़ी हंसी आई। मुगलों का इतिहास हिंदुस्तान से तब तक नहीं मिटाया जा सकता जब तक के आमेर, अंबेर और जयपुर जिंदा रहेगा। जब तक के जयपुर के महल वजूद में रहेंगे, जब तक के कछवाहर राजपूत रहेंगे, तब तक के मुगलों को आप खत्म नहीं कर सकते। भारत के इतिहास में एक लंबा इतिहास है, आप मुगलों को हटा देंगे, फिर राजा मानसिंह का इतिहास कैसे लिखेंगे? फिर राजा माधो सिंह का इतिहास कैसे लिखेंगे? राजा जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह सवाई का इतिहास कैसे लिखेंगे? राजा भारमल का इतिहास कैसे लिखेंगे? राजा भगवंत दास का इतिहास कैसे लिखेंगे? राजकुमारी हरकाबाई का इतिहास कैसे लिखेंगे? मुगल आ जाएंगे, सब रिश्तेदार हैं आपस में। मिर्जा राजाओं ने, यानी जो कछवाहा राजपूत हैं, उन्होंने मुगलों की समर्थन किया है, उनके लिए काम किया, उनकी फौजों के सिपह सालार रहे हैं। मैं उन तमाम लोगों से, ये जो इसके समर्थन में, उनसे पूछ रहा हूं कि कैसे खत्म कर देंगे मुगलों को। मेरी मुगलों से रिश्तेदारी नहीं है, मेरे खानदान में नस्लों में कोई मुगलों के साथ न रिश्तेदारी थी, न रहेगी, ना है। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कल को जब बीजेपी की सांसद दिया कुमारी जी अपने को बताएंगे हम कछवाहा राजपूत हैं, हमारा जो पूर्वज थे वो आमेर के राजा थे, हम जयपुर की महारानी हैं, राजकुमारी हैं, तो आप उनका खानदान का जब इतिहास लिखेंगे, विकिपीडिया लिखेंगे, तो मुगलों को खत्म कैसे कर देंगे? आज का मेरा सवाल यह है, मुझे जवाब चाहिए। वकार जी, आपने मेरा ओपनिंग एंकर सुना होगा, उसके बाद मेरा सवाल भी सुना होगा। उसमें 2-3 शब्दों का मैंने इस्तेमाल किया था, चूंकि आप बोल रहे थे, मैं आपको बीच में रोकना नहीं चाहता था। मैंने एक तो कहा कि इतिहास में वास्तविकता होनी चाहिए, महिमा मंडन शब्द का भी मैंने इस्तेमाल किया था। दोनों शब्द थे। इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता है, लेकिन इतिहास सुधारा जा सकता है। दो बातें हैं, मैं दोनों बातें यहां क्लियर कर देना चाहता हूं। बाकी आपके सवाल का जवाब प्रोफेसर कपिल कुमार देंगे, जो इतिहास के मामलों के जानकार भी हैं। प्रोफेसर साहब, असीम वकार कह रहे हैं कि इतिहास नहीं मिटाया जा सकता, मुगलों का इतिहास तो मिटा ही नहीं सकते, और मुगल का इतिहास मिटाएंगे तो उसके बाद का इतिहास कैसे लिखेंगे? देखिए विवेक जी, इतिहास तो जो है वो मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन इतिहास के अंदर जो वास्तविकता आनी चाहिए कि जो वास्तविक इतिहास है, और मैं एक छोटे से आपको इसके 10 उदाहरण दे सकता हूं जी। पूरा मुझे ये बताइए कि क्या मुगलों ने पूरे भारत के ऊपर राज किया था? क्या नॉर्थ ईस्ट में मुगलों का राज था? क्या दक्षिण के अंदर मुगलों का राज था? लेकिन आप उसको मुगल इंडिया कह के पढ़ाते हैं। पूरी इंडिया पे मुगलों का राज कब से हो गया? दूसरी बात मुझे ये बताइए
इन पुस्तकों में कहीं राजा छत्रसाल का जिक्र है, रानी दुर्गावती का जिक्र है, उससे पहले राजा दाहिर का जिक्र है। और वास्तविकता की बात जो करते हैं, हम सिर्फ एक बात कह रहे हैं, इतिहास कोई मिटाना नहीं चाहिए, किसी का इतिहास हटाना नहीं चाहिए, लेकिन वास्तविक इतिहास पढ़ाना चाहिए। और उसमें मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं। पढ़ाया जाता है अकबर बहुत महान था। आपको मालूम है राजस्थान में कितनी कंट्रोवर्सी हुई थी जब महाराणा प्रताप के नाम के आगे से महान हटा दिया गया था। यह क्यों नहीं पढ़ाया जाता साथ में कि चित्तौड़गढ़ जीतने के बाद में अकबर ने वहां पे 40,000 लोगों का नरसंहार किया था, जो कि सैनिक नहीं थे, जो कि नागरिक थे। और वो नरसंहार करने के बाद में अजमेर शरीफ की दरगाह पे आके उसने इबादत की थी। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि इतिहास की जो वास्तविकता है जी, किसी किताब में ये नहीं पढ़ाया जाता। इन्हीं के खुद के लोगों ने लिखा है कि औरंगजेब ने संगीत और नाट्य दोनों बंद कर दिया था। और जब संगीतकारों ने औरंगजेब की प्रोटेस्ट में जुलूस निकाला जी, तो उसने कहा था कि इनके जो वो संगीत के वो सब है, उनको इतनी नीचे दफना दो कि दोबारा कभी बाहर न निकल पाए। बात हो रही है सिर्फ वास्तविक इतिहास पढ़ाने की, और ये केवल मध्यकालीन पे ही नहीं है। आधुनिक भारत के इतिहास को लेकर के मुझे बताइए, नेताजी ने 93 लोगों को तगमाए शहीद, तगमाए भारत, सनद बहादुरी ये तगमे दिए, जैसे आज हम परमवीर चक्र वगैरह जाते हैं। आज भी इतिहास की किताब में यह पढ़ाया जाता है कि विक्टोरिया रानी का क्रॉस किसको मिला था, आयरन क्रॉस किसको मिला था, लेकिन इन बहादुरों का कहीं जिक्र किसी किताब में नहीं किया जाता। तो सवाल, मैं एक इतिहासकार होने के नाते सबसे हाथ जोड़ के ये कहूंगा कि इतिहास से राजनीति को दूर रखे। अगर यही इतिहास ऐतिहासिक लिखा गया होता और सरकारें अपनी विचारधाराओं के हिसाब से अपना महिमामंडन, सरकारें अपना महिमामंडन करने के लिए वो गलत इतिहास नहीं लिखवाती, तो आज ये समस्या खड़ी नहीं होती। मुगल दरबार एक 30 पन्ने का एक चैप्टर है जो मैं लेकर आया हूं, और आप देख सकते हैं, मैं दिखा भी दूं। ये पूरा ये जो 30 पन्नों का ये चैप्टर है पूरा पढ़ा मैंने। मैं कुछ एक अंश का मैं जिक्र करता हूं, सभी मेहमान ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद नावेद सिद्दीकी जी के पास मैं आ रहा हूं। 5.1 चैप्टर है, इसमें लिखा हुआ है, दरबारी इतिहासकारों ने कई साक्ष्यों का हवाला देते हुए दिखाया कि मुगल राजाओं को सीधे ईश्वर से ताकत मिलती थी। ये बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि उनको डायरेक्ट भगवान से, ऊपर वाले से, खुदा से डायरेक्ट पावर मिलता था, ताकत मिलती थी, और इसके दम पर वो राज चलाते थे। आगे लिखा गया है कि बादशाह सभी धार्मिक और नृजातीय समूहों से ऊपर होता था और इन सब के बीच मध्यस्थता करता था और सुनिश्चित करता था कि न्याय और शांति बनी रहे और सभी धर्म आपस में मिलकर काम करें। नावेद जी, लेकिन जब पिछले साल प्रधानमंत्री ने 21 अप्रैल को लाल किले से देश को संबोधित किया था, तो उन्होंने गुरु तेग बहादुर के बलिदान का जिक्र करते हुए कहा कि गुरुद्वारा शीशगंज साहिब हमें याद दिलाता है कि हमारी महान संस्कृति की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान कितना बड़ा था। उस समय देश में मजहबी कट्टरता की आंधी आई थी। धर्म को दर्शन, विज्ञान और आत्मशोध का विषय मानने वाले हमारे हिंदुस्तान के सामने ऐसे लोग थे जिन्होंने धर्म के नाम पर हिंसा और अत्याचार की पराकाष्ठा पार कर दी। तो यह क्यों नहीं पढ़ाया गया? यह पढ़ाया गया कि सभी धर्मों को साथ लेकर चलने वाले मुगल और मुगलों ने देश को आगे बढ़ाने का काम किया। नावेद जी। जी नावेद जी, आप अपना माइक जरा अनम्यूट कर लीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ बिल्कुल, बुलंद आवाज आ रही है, बताइए। जी विवेक भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। अभी आपने एक चीज जिक्र की थी विवेक भाई कि मुगल, तो मजा खराब हो जाता है। ये चैप्टर में बच्चों को ये पढ़ाया गया कि खाली लिंक नहीं आ रहा, सीधे भगवान से मिलती थी, ऊपर से मिलती थी, ताकत मिलती थी। तो देखिए, ये एक कहने की बात होती है, बात एक कहावत होती है। वो ताकत हर इंसान को मिलती है, खाली उनको मुगल को नहीं मिलती थी। वो कैसे मिलती है हम आपको बताते हैं। जब हम नमाज पढ़ते हैं, या आसिम वकार साहब यहाँ बैठे हैं, ये नमाज पढ़ते हैं, तो उस वक्त जब दुआ मांगते हैं तो डायरेक्ट एक हमारा लिंक होता है ऊपर वाले से। जब आप पूजा करते हैं, जिस वक्त आप मंदिर जाते हैं, तो आपका एक अपना डायरेक्ट लिंक होता है। तो वो डायरेक्ट बात आपकी होती है। आप जो कुछ कहते हैं वो ऊपर वाले से ही कहते हैं, वो भगवान से ही कहते हैं। तो उस चीज को कहा गया है, उस चीज को बताया गया कि ये वो चीज है। दूसरी चीज मैं आपसे ये कहूंगा कि
हम लोगों ने भी स्कूल से पढ़ के निकले, हम लोगों में भी बड़े चैप्टर्स हुआ करते थे, सिलेबस बहुत ज्यादा था उस वक्त। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने भी पढ़ी, लेकिन हमारे लोकतंत्र का भी सम्मान हमने देखा, हमने ये चैप्टर्स भी देखे, सिलेबस भी देखा, लोकतंत्र का सम्मान देखा, संविधान का सम्मान देखा, देश का सम्मान, हर चीज एक साथ चलती रहती थी, ऐसा कुछ नहीं। अभी क्या है कि अपीजमेंट की पॉलिटिक्स जो है ये बहुत खतरनाक हो गई। ये तुष्टीकरण की जो राजनीति होती है ये बहुत खराब है। कहीं ना कहीं अब आप एक बात मुझे बताइए, एक तरफ हम चैप्टर ये सारी चीजें सिलेबस से हटा देते हैं, हम कहते हैं कि अब नहीं पढ़ाया जाएगा, चलिए ठीक है, बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाएगा, मान लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, आज से 10 साल पहले जब वोटिंग हुई थी पूरी दुनिया की, तो 7 वंडर्स का कौन 7 वंडर्स में आता है, उसकी सारी चीजें आई थी, तो उसमें नंबर 1 पर कौन था? वो हमारे लिए एक फक्र की बात है, हमारे देश के लिए, हमारे जितने लोग बैठे हैं सबके लिए बहुत सर ऊंचा हुआ कि भाई हमारे इंडिया को ये कहा गया कि ताजमहल जो वो नंबर 1 पे आया था उस वक्त। और सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट जो होता है एएसआई के अंडर में, जब ये एएसआई इसको प्रोटेक्ट करता है, मैनेज करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आता है एएसआई, और वो इन सारी बिल्डिंग्स को, जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं आज की तारीख में एएसआई के पास मेरे ख्याल से करीब 3393 जैसा के आंकड़े होते हैं, उसमें मॉन्यूमेंट्स हैं, लेकिन जो उसमें सबसे टॉप पे नावेद जी, मैं दो मोटी मोटी बात आपके जवाब से समझ पा रहा हूं। एक तो ये कि अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की वजह से ये सब किया जा रहा है, और दूसरा ये कि आप क्या क्या हटाएंगे। आप किताब से चैप्टर हटा सकते हैं, लेकिन जमीन से आप ताजमहल नहीं हटा सकते, लाल किला नहीं हटा सकते। आपका सवाल ये, मैं संगीत रागी जी के पास जा रहा हूं। संगीत रागी जी, अपीजमेंट पॉलिटिक्स, और अगर हटाना है तो फिर क्या क्या हटाएंगे? लाल किला हटाएंगे, ताजमहल हटाएंगे? सवाल है नावेद जी का। विवेक जी, ताजमहल कोई मुगलों की देन हो और मुगल कारीगरों की देन हो, ये कहने वाला सिर्फ वही कह सकता है जब इस बात का प्रमाण हो कि दुनिया में जो अरब हैं या वहाँ से जहाँ पर इस्लामी शासन है, वहाँ पर एक भी ताजमहल जैसा नमूना बना करके दे दे। दूसरी बात, भारत के इतने अच्छे से अच्छे मदुरई टेम्पल से लेकर के कई ऐसे टेम्पल्स हैं जो विश्व में अपना अद्भुत स्थान रखते हैं, जो बड़े साइंटिफिक स्ट्रक्चर के हैं। जब दिन और रात समान होते हैं तो हर 4 घंटे बाद उनके दीवारों पर, उनके खिड़कियों पर सूरज की रोशनी आती है। ऐसा आर्किटेक्चर आपको देखने को नहीं मिलेगा। यदि विज्ञान मुगलों के समय बढ़ता तो आज पूरा अरब विज्ञानमय होता, लेकिन विज्ञान के मामला में अरब की दुनिया और इस्लामिक दुनिया बहुत नीचे है। एक बात बहुत साफ है कि भारत के इतिहास को आजादी के पश्चात जवाहरलाल नेहरू ने वामपंथियों और इस्लामिस्टों के हाथ में छोड़ दिया, और उन्होंने उसी इतिहास को दोहराने की कोशिश की जो कॉलोनियल हिस्टोरियंस ने भारत के लिए लिखा था। सो कॉलोनियल हिस्टोग्राफी, जिसको हम ब्रिटिश हिस्टोग्राफी कह रहे हैं, और इस्लामिस्ट हिस्टोग्राफी और कम्युनिस्ट हिस्टोग्राफी, ये तीनों भारत से घृणा करते थे, इसीलिए इन्होंने ये नहीं किया। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये मुगल काल के उन क्षणों को नहीं किताब में लिखने देना चाहते हैं। आपको याद होगा बंगाल की सरकार ने, जब सीपीएम की सरकार थी, तो एक सर्कुलर जारी किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि जो मध्यकालीन इतिहास के अंदर और मुगल इतिहास के अंदर जो हिंदुओं के साथ अत्याचार है उसे पढ़ाया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ेगा। आपको याद है बंकिम ने एक जगह कहा, एंटायर मिडिवल पीरियड इज ए क्रॉनिकल ऑफ रेप ऑफ हिंदू वुमेन, डिस्ट्रक्शन ऑफ हिंदू टेम्पल्स एंड मास कन्वर्जन। यानी हमारे देश के मंदिरों को तोड़ना, महिलाओं का बलात्कार करना और हिंसा के द्वारा उनका दूसरे धर्म में, इस्लाम में कन्वर्जन करना, ये पूरा इतिहास का, ये हम नहीं कर रहे हैं, ये कोई आरएसएस का व्यक्ति नहीं, ये बंकिम की उक्ति है।
तो आप सोच सकते हैं कि वो जी। पूरा इतिहास खून खराबे का इतिहास रहा है, जिसे आज के दिन में नहीं पढ़ाया जाया, इसलिए नहीं तो पढ़ाया जाता रहा है जी। और उनको उदार तौर पे दिखाने की कोशिश की जाती है ताकि हिंदू प्रतिक्रिया होगी। क्योंकि हिंदुओं को जब लगेगा कि अतीत में इन उपद्रवियों ने, इन इस्लामी तख्तों ने इस्लाम के नाम पर इस देश के साथ क्या क्या किए हैं। दक्षिण भारत में मंदिर बच गए, क्यों बच गए? क्योंकि इस्लामी आक्रमण वहां तक नहीं पहुंच सका था, न मुगल पहुंच सके, न बाकी दिल्ली सल्तनत के सुल्तान पहुंच सके। लेकिन उत्तर भारत में एक भी आपको आपने बड़े मंदिर नहीं रहे। जी प्रोफेसर साहब, आपने बंकिम के कथन का आपने बंकिम के कथन को कोट किया। मैं आपको ये जो मुगल दरबार का चैप्टर है इसके 234 नंबर पेज पर ले चलता हूं। आसिम वकार जी से इसका जवाब लेंगे और जो सवाल आपने उठाया उसका जवाब लेंगे। लेकिन आपने कहा कि वो जो पूरा मिडिवल था उसमें मंदिरों का डिस्ट्रक्शन, हिंदुओं पर अत्याचार, हिंदू महिलाओं से रेप, इस तरह की बात उन्होंने कही। यहां पर इस चैप्टर में यह लिखा हुआ है, मैं सिर्फ जो कहा गया और जो लिखा हुआ है मैं उसकी बात कर रहा हूं डिबेट में। यहां लिखा हुआ है कि सभी मुगल बादशाहों ने, यह पढ़ाया जाता है, एक बार फिर मैं कोट कर दूं, यह बच्चों को पढ़ाया जाता है। उस चैप्टर में लिखा हुआ है सभी मुगल बादशाहों ने उपासना स्थलों के निर्माण व रख रखाव के लिए अनुदान दिए। उपासना स्थल यानी कि मंदिर। यहां तक कि युद्ध के दौरान जब मंदिरों को नष्ट कर दिया जाता था तो बाद में उनकी मरम्मत के लिए अनुदान जारी किए जाते थे। ऐसा हमें शाहजहां और औरंगजेब के शासन में पता चलता है। और औरंगजेब के शासन में तो कहते हैं सबसे ज्यादा अत्याचार किए गए। संगीत रागी कुछ कहना चाह रहे हो, उसके बाद असीम वकार जी आपके पास आ रहा हूं। संगीत रागी जी। देखिए यदि ये इतिहास नहीं पढ़ाया जाता और मुगलों के इतिहास की सच्चाई निकाल करके बाहर ले दे तो हिंदू समाज की प्रतिक्रिया क्या होती जिस दिन बच्चा ये जान जाता कि हमारे पुरखों के साथ इन इस्लामिक आतंकवादियों ने क्या क्या अत्याचार किया है, कैसे हमारे मंदिर तोड़े हैं, कैसे हमारे देवी देवता के मूर्तियों को ध्वंस किया है, कैसे उनके सोना और उनकी सारी चीजें, ये वक्त की जमीन क्या मुगलों के आप कह रहे प्रतिक्रिया होती और इस प्रतिक्रिया को दबाने के लिए इस तरह से इतिहास लिखा गया द्वारा छीनी हुई है। जी ठीक है, मैं आ रहा हूं कपिल जी, मैं आ रहा हूं उसके बाद असीम वकार जी। क्या प्रतिक्रिया या फिर अपीजमेंट, जो अपीजमेंट की बात आज हो रही है कि बहुसंख्यक समुदाय को अपीज करने के लिए इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं, क्या तब की गवर्नमेंट ने अल्पसंख्यक को अपीज करने के लिए मुगलों का महिमा मंडन किया और गुणगान किया? देखिए, मैं सारी लिस्ट अगर लेके बैठूंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा। मैं कुछ इतिहास लंबा छोटा मत कीजिए, आपको जो फैक्ट लगता है, जो सटीक लगता है वो जवाब दीजिए। हरवंश मुखिया, मैं जिनके नाम ले रहा हूं उनका नाम है जदुनाथ सरकार, हरवंश मुखिया और जेएल मेहता। ये बड़े इतिहासकार रहे हैं। मेडिवल हिस्ट्री इन्होंने लिखी है, जो मध्यकालीन भारत की इतिहास है। बहुत ज्यादा किताबें उसके बारे में लिखी गई हैं। अभी ये इतिहासकार बैठे हुए हैं, प्रोफेसर साहब, बीजेपी के इतिहासकार, इन्हीं ने कहा कि ये मारा हो, वो मारा हो, ये देखिए तमीज से बात कीजिए। अशोक ने तो लाशों का मीनार लगा दिया था। अशोक ने लाशों का मीनार लगा दिया था। असीम जी, ये व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, मैं भी इसका विरोध करता हूं, नहीं होनी चाहिए। अरे चुपचाप बैठिए, चुपचाप बैठिए, चुपचाप। आप बातें बताती है कि आप किसके पक्ष में हैं। इसे इतिहास आपका नजरिया बताता है आप किसके पक्ष में हैं। इतिहासकार बता रहे हो, मेरे एक तथ्य को गलत साबित करो। ठीक है असीम वकार जी, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है। ठीक है कपिल जी, मैंने आपको बोल दिया। कपिल जी एक सेकंड आ रहा हूं आपके पास। तुम्हारा इतिहास सुनाऊं तुम्हें? ज्यादा नॉलेज है। ठीक है, तुम्हारा इतिहास भी सुनाता हूं तुम्हें। ठीक है कपिल जी। हाँ तुमसे ज्यादा नॉलेज है। अभी मुझे बोलने दो, मेरा क्या इतिहास सुनाओगे? मैं तुम्हें अपना तुम्हारा इतिहास सुना दूंगा। मैं तुम्हारा इतिहास तुम्हें सुना दूंगा, तुम सुनने में तैयार बैठना। जी और कपिल कुमार जी, देखिए दोनों से, अरे तुम्हारे जैसे न जाने कितने आए हो, कितने चले गए। नेशनल टेलीविजन के चैनल पर तुम्हारे जैसे करोड़ों लोग देख रहे हैं इस वक्त इंडिया टीवी के प्लेटफॉर्म पर। तो ये आपसी तू मैं करके ना, ये कहां इस गली नुक्कड़ वाला माहौल मत बनाइए। डिबेट पर आते हैं, चलिए असीम वकार जी। ठीक है, एक एक करके कपिल जी आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। देखिए आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक एक करके। असीम वकार जी सवाल पर आते हैं, चलिए अब जवाब दीजिए, जवाब पूरा कीजिए। हाँ
एक तथ्य का जवाब नहीं दे नहीं, सकते। मैं सीधा सीधा सवाल पे ही था। जी कई मैंने इतिहासकारों के नाम लिए, ये बड़े इतिहासकार हैं, बहुत से छोटे छोटे इतिहासकार इन पे टिप्पणी करते हैं। जो इतिहासकार हैं ही नहीं, अपने को इसकी किताब से पढ़ लिया, उसकी किताब से पढ़ लिया, उसकी किताब से पढ़ लिया और अपने को इतिहासकार लिखने लगे। ऐसे न जाने कितने घटिया इतिहासकार भारत में आए, वो चले गए। जो इतिहासकार हैं उनकी मानसिकता, उनकी आइडियोलॉजी अलग होती है, वो ईमानदार होते हैं। अभी बताया गया कि अकबर ने ये मारा वो मारा, अशोक ने तो मीनार लगा दिया था लाशों का, कई महीनों तक गिद्धों ने लाशें खाई थी। हाँ, तो हम लिखते हैं उसको, उनको तो महान हम कहा छुपाते गया। नहीं है तुम्हारी तरह, और हम लिखते हैं उसको, शिवाजी हम राजे, तुम्हारी तरह छुपाते नहीं है। शिवाजी राजे और राजपूतों की कितनी लड़ाइयां हुई। अरे चुपचाप बैठो, बीच में बड़बड़ कर रहे हो बीच में, कोई इतिहास बैठो छुपाया चुपचाप, नहीं बोलने गया। दो मुझे, कोई इतिहास सुनो छुपाया बात, नहीं सुनो पहले गया। बात असीम सुनो, वकार जी। चुपचाप बैठो, सुनो। असीम वकार जी एक एक करके। हाँ जरा कपिल जी, एक बेवकूफी एक के करके। उदाहरण मत दो। शिवाजी राजे का और राजपूतों की कितनी जंगें हुई, क्या उसमें लाशें नहीं गिरी? जब जंगें होती हैं तो लाशें गिरती हैं। मतलब असीम वकार आप जब ये दो कहना सेनाएं चाह रहे हैं कि होती हैं तो औरंगजेब ने लाशें सही गिरती किया हैं। अपने समय में? इतिहास चाहे अच्छा जी। हो, इतिहास चाहे बुरा हो, जी इतिहास चाहे अच्छा हो, इतिहास चाहे बुरा हो, हाँ इतिहास होता है, उसको आप ना बदल सकते हैं ना हटा सकते हैं। यही असीम वकार जी, मैं यही नहीं तो कह रहा कहने की इतिहास कोशिश, अच्छा बुरा, यही मैं तो कह रहा हूं कहने की इतिहास कोशिश हो रही है ना, यही कहने की कोशिश हो रही है। इतिहास जैसा है वैसा बताइए, ना कि उसमें उसका महिमा मंडन करके बताइए। वास्तविकता को आप छेड़छाड़ करने की कोशिश मत कीजिए। प्रोफेसर कपिल कुमार कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं एक लाइन बोल रहा हूं, खाली एक लाइन। जी बोलिए। मैं एक लाइन बोल रहा हूं, क्या इतिहास से इस घटना को आप हटा देंगे? इस घटना को आप इतिहास से हटा देंगे जो 1574 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ? क्या इस बात को हटा देंगे कि महाराणा प्रताप के खिलाफ राजा मानसिंह मुगलों की फौज के साथ लड़ रहे थे? राजा मानसिंह ने महाराणा प्रताप को हराया। नहीं तो क्या इस बात को भी बदला जा सकता है? आपके फैक्ट जो आप बता रहे हैं उसको नहीं बदला जा सकता, लेकिन राजा क्या मानसिंह की इस वजह बात से, को बदला जा सकता है कि मुगल शासनकाल में बाकी धर्मों पर अत्याचार नहीं हुए? क्या मंदिर नहीं तोड़े गए? क्या दूसरे धार्मिक संस्थानों पर हमला नहीं हुआ? क्या उनके स्ट्रक्चर को बदला नहीं किया? इस फैक्ट से आप बोल सकते हैं कि ये गलत फैक्ट है? अब मैं बताऊं आपसे, अब जी। सुनिए, इस बात को भी नहीं बदल सकते। एक किताब है औरंगजेब की, फरमान साफ राजा औरंगजेब, बादशाह औरंगजेब, वो किताब पढ़िए। अगर एक तरफ ये जिक्र है कि मंदिर तोड़े, तो दूसरी तरफ ये भी जिक्र है कि कितने मंदिरों को कितनी कितनी जागीरें दान में दी, ये भी है। मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर को औरंगजेब के द्वारा बहुत से जेवर दान में दिए गए, जो आज भी कलेक्टर ऑफिस में रखे हुए हैं और त्योहारों पे, 30 त्योहारों पे निकाल कर पहनाए जाते हैं, उसके पेपर हैं। इसको कैसे नकार देंगे आप? मैं किसी का पक्ष लेने नहीं बैठा हूं, ना मेरे लिए कोई अच्छा ना मेरे लिए बुरा, मैं सच्चाई बोल रहा हूं। अगर ये सच है आपके हिसाब से कि मंदिर तोड़े, तो ये भी सच है कि मंदिरों को दान दिया, मंदिरों को जायदाद दी, मंदिरों को जागीरें दी, मंदिरों को जमीनें दी, ये कैसे आप मिटा देंगे? यही तो सवाल है कि पढ़ाया क्या जा रहा है। आपने कहा कि फलां किताब उठा के पढ़ लीजिए, मैं तो पूरा का पूरा चैप्टर लेके आया हूं। नाविद जी आ रहा हूं मैं आपके पास। प्रोफेसर कपिल कुमार आप जवाब देना चाह रहे थे। प्रोफेसर साहब सवाल यह है, उसी सवाल पर जो असीम वकार कह रहे हैं कि आप फलाना किताब उठाकर पढ़ लीजिए, मैं भी वही किताब लेकर आया हूं जो किताब चैप्टर से हटाया गया है। इसमें तो वही बातें लिखी गई हैं जिस बात पर मैं लगातार सवाल उठा रहा हूं, जिसके विरोध में प्रोफेसर संगीत रागी भी कह रहे हैं कि ऐसा तो कभी हुआ हो या फिर कमी हुआ हो, लेकिन इसके विपरीत, इसके उलट जो हुआ उसका व्याख्या, उसका व्याख्यान तो कहीं नहीं मिलता। प्रोफेसर साहब, ये अगर किताब पढ़ने की ये बात करते हैं और ये समझते हैं कि ये सिर्फ 3 लोगों को बड़ा इतिहासकार मानते हैं, मैं कोई बड़ा इतिहासकार कभी नहीं कहूंगा कि मैं हूं, लेकिन जिन किताबों का ये जिक्र कर रहे हैं उससे ज्यादा और कई और किताबें मैंने पढ़ रखी हैं। इनसे जरा पूछिए, इन्होंने दास्ताने गदर पढ़ रखी है सैयद अहमद खां की, जिसके अंदर जिन मुसलमानों ने 1857 में हिंदुओं से मिलके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उनके लिए सैयद अहमद खां कहते हैं ये बज्जात, बदमाश, जुलाहे और वो थे क्या कहते हैं अपना ये जो कुरैशी, ये बोलते हैं। ये बताएंगे उसको, ये पढ़ेंगे उसको। सवाल ये है कि एक जगह से इधर, और मैं इनके जो हरबंस मुखिया साहब है उन्हें चैलेंज करता हूं। मैं हरबंस मुखिया साहब को 40 साल से जानता हूं, दोस्त है मेरे, आए मेरे साथ डिबेट में मेरे सामने। सवाल यह है कि कोई इतिहास हटाया नहीं जा रहा,
ये एक गलतफहमी है कि चैप्टर हटा दिए गए हैं। वो चैप्टर विड्रॉ हुए हैं, दोबारा उन पे लिखा जा रहा है, दोबारा सामने आएंगे लेकर के उन चैप्टर्स को। जो भी लिख रहा है उनको, मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं बीजेपी का इतिहासकार नहीं हूं जो मैं लिख रहा हूं इन चैप्टर्स को, समझे आप। अब मैंने इनको 10 उदाहरण दिए, मैं इनसे एक बात पूछूं इतिहास छुपाने की, मुझे बताइए कौन सा देश है कि 47 के अंदर भारत का बंटवारा हो गया, लेकिन भारत की संविधान सभा के अंदर मुस्लिम लीग के सदस्य फिर भी मौजूद रहे 1950 तक, और यहां पे भारत के संविधान पे साइन करके फिर पाकिस्तान चले गए। किसी किताब में पढ़ाया गया ये? पहला गवर्नर जनरल भारत का माउंटबेटन को बनाया गया, उन अंग्रेजों का गवर्नर जनरल जिन्होंने 170 साल तक भारतीयों को लूटा था। और इनसे मैं एक और सवाल पूछता हूं, भैया आपको अजीमुल्लाह मालूम है कौन थे? अशफाकुल्लाह मालूम है कौन थे? अजीजन बाई मालूम है कौन थी? महबूब शेरवानी मालूम है कौन था? वो ये नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि जो नेशनलिस्ट नैरेटिव है मुस्लिम्स के अंदर, उस राष्ट्रवादी नैरेटिव को इन्होंने गायब कर दिया है। रजाकर्स का इतिहास पढ़ाएंगे कि हैदराबाद के अंदर रजाकर्स ने क्या किया था 1947-48 के अंदर? क्यों उस इतिहास को छुपाया जाता है कि हैदराबाद का जब भारत में विलय हुआ तो रजाकर्स ने क्या किया था? अरे किससे बहस कर रहे हैं? नावेद जी, किसका अपीसमेंट किया गया? पब्लिक पॉलिसी रिसर्च है कि एक रिपोर्ट आई थी, उसमें कहा गया कि एनसीईआरटी की जो इतिहास का किताब है उसमें अकबर का जिक्र 97 बार आता है, शाहजहां का जिक्र 30 बार आता है, औरंगजेब का जिक्र 30 बार आता है, जबकि छत्रपति शिवाजी महाराज का जिक्र महज 8 बार आता है और महाराणा प्रताप का जिक्र 1 या 2 बार आता है। ऐसा क्यों? विवेक जी, देखिए ऐसा है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की, और ये जो चाहे हटाए, आज ये देख ही रहे, सब पूरा देश देख रहा है जिस तरह से काम चल रहा है, तो इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं। दूसरी चीज, हटाना अगर है तो आज इस देश का नौजवान भी और इस देश का जो बच्चे, जो ये 12th क्लास का ये जो आप सिलेबस की बात कर रहे हैं, वो भी, उनके परिवार वाले भी, उनकी माँ, उनकी बहन, उनके सभी रिश्तेदार, वो ये चाहते हैं कि अगर हटे तो सबसे पहले बेरोजगारी हट जाए। तो बेरोजगारी पे हम बैठकर बात कर सकते हैं, आपसे घंटों बात कर सकते हैं। स्वास्थ्य सेवाएं किस तरह से अच्छी हो जाए, जैसे कि हमारी समाजवादी पार्टी सरकार थी तो हम लोगों ने जो एम्बुलेंस चला दी, कोविड में उसी एम्बुलेंस की वजह से कोई लोगों को जल्दी अस्पताल पहुंचाया गया, लाया गया। ये बाहर के विदेशों ने लिखा अपने अखबार में। बड़े अफसोस की बात है कि हमारे देश का 4th पिलर ये नहीं लिख पाया कि अखिलेश यादव जी की एम्बुलेंस ने लोगों को इतना मदद की। ये मुल्क लिख रहा है, ये दूसरी कंट्री के अखबारों से ये निकल के आ रहा है कि किस तरह से ये सर्वे हुआ और सारी चीज। देखिए ऐसा है कि एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है विवेक साहब, ह्यूमन टेंडेंसी ये होती है कि जिस चीज को हम मना करेंगे आदमी वही देखेगा और वो पढ़ेगा। होता क्या है कि आप चैप्टर हटाएंगे, आपने कहा आपका जो टैग लाइन चल रही है, आप, मैं देख रहा था आपका ऐड आ रहा था, दीजिएगा मुझे, मैं जवाब दूंगा कि गूगल पे चल रहा है सारी चीजें। अब गूगल पे मिलेंगे अकबर कहीं मिलेंगे, हमें स्वास्थ्य सेवाएं दीजिए, हमें जो 2 करोड़ नौकरी की बात थी वो दीजिए। देखिए ऐसा है, नवाज देवबंदी का एक बहुत अच्छा शेर सुन लीजिए, प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं यहाँ पर, इनको ही पसंद आएगा, कि वो रुलाकर हंस न पाया देर तक, वो रुलाकर हंस न पाया देर तक, जब मैं रो के मुस्कुराया देर तक। और ये शेर सुन लीजिएगा, ये सारी बात कह जाएगा। इसके बाद मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि गुनगुनाता जा रहा था एक फकीर, गुनगुनाता जा रहा था एक फकीर, धूप रहती है न साया देर तक कुछ रहने वाला है नहीं। इसलिए जो बेहतर से बेहतर चीज दे सकते हैं और जितनी मोहब्बत बटोर सकते हैं वो बटोर लीजिए इस दुनिया में। इस तरह बैठ करके डिबेट में लड़ने से कोई फायदा नहीं है। अपनी उम्र का भी ख्याल इंसान को करना चाहिए, ठीक है, देखना चाहिए किस तरह। प्रोफेसर साहब आपको कुछ जवाब देना चाह रहे हो, उसके बाद मैं संगीत रागी जी के पास आ रहा हूं। प्रोफेसर साहब, क्या रखा है मुगलों में? आगे बढ़ते हैं और देश के विकास और बाकी चीजों की बात करते हैं। नावेद सिद्दीकी का ये जवाब है। मैं एक लाइन आपको बता दूं, नावेद सिद्दीकी साहब, और इन सबसे मेरी हाथ जोड़ के एक प्रार्थना है कि एक प्रोफेसर है नीलाद्री भट्टाचार्य, जो एनसीईआरटी की जो पिछली इतिहास की किताबें लिखी गई उनके चेयरमैन थे। इनके 2 आर्टिकल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जर्नल के अंदर छपे हैं। उन आर्टिकल्स को ये पढ़ ले, उसमें बड़ी सीना चौड़ा करके ये कह रहे हैं
कि हमने इतिहासकार जिन्होंने ये लिखी उनको हमने क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दी थी। और एक इंस्ट्रक्शंस का उदाहरण दे देता हूं आपको। अमीर खुसरो कहते हैं कि हिंदुस्तान में बहुत सी बादशाहें हैं, और उन्होंने लिखवाया कि अमीर खुसरो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान नाम की कोई चीज नहीं है, यहां तो देश बटा हुआ है, यहां तो बहुत सी बादशाहें हैं। ये जो नक्सलाइट्स का एजेंडा लेकर के आए हैं, और जो कार्ल मार्क्स ने 1853 में लिखा था कि हिंदुस्तान का तो कोई इतिहास है ही नहीं, ये तो सिर्फ आक्रांताओं का इतिहास है, ये कम्युनिस्ट उसको वो करते हैं पूरा का पूरा लेकर के। मेरा आज भी ये कहना है कि इतिहास को इतिहास में छोड़िए जनाब, इतिहास। जी बताएं प्रोफेसर साहब, आप ये बता दीजिए, बहुत ही सीनियर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत ही विद्वान है, मैं आपका सम्मान करता हूं। आप क्योंकि प्रोफेसर हैं, गुरुओं का हम वैसे भी सम्मान करते हैं। जी बताएं। देखिए सर, ऐसा है, मैं भी आपका सम्मान करता हूं सर, इसलिए पूछ रहा हूं, बताएं मुझे। नहीं सर, आप ये बता दीजिए कि ताजमहल में हमें 2022 में, जब से कोविड हुआ है तब से, या 2022 से या 2000 जब से सरकार आई है उसके बाद से, आप हमको रेवेन्यू बता दिए, लास्ट रेवेन्यू कितना कलेक्ट हुआ, इतना तो आइडिया होगा ही आपको, क्योंकि जाहिर बात है आप तो रेवेन्यू कलेक्ट करने की बात कर रहे हैं। जनाब मैं आपको एक बात बता दूं, 2010 के अंदर मार्केटिंग ऑफ वर्थ हेरिटेज साइट्स के ऊपर कनाडा के क्यूब, अरे सुनिए साहब, पहले जवाब, इसका जवाब तो सुन लीजिए। मैं क्यूबेक के अंदर पर्चा पढ़ के आया था मार्केटिंग ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पे, और उस पे ताजमहल का ही सारा जिक्र करके आया था रेवेन्यू का। आप किससे पूछ रहे हैं इस सवाल को? लेकिन आप मुझे एक चीज बता दीजिए, आपने एलोरा का मंदिर देखा है, कैलाश मंदिर? मैंने बिल्कुल देखा है साहब, बिल्कुल देखा है। जी बताइए, पूछिए। देखिए हम तो, मुझे इसलिए उसका आर्किटेक्चर देखा है आपने? मैं अब थोड़ा सा रेवेन्यू से आप लोगों का ध्यान हटाकर फिर से डिबेट पर लाना चाहता हूं। संगीत रागी जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। सुनिए, देखिए विवेक जी, एक सवाल में कहना चाहता हूं, एक सवाल मैं भी पूछना चाहता हूं विवेक। डिबेट से ना रेवेन्यू की तरफ चले गए। संगीत रागी जी, एक लाइन का सवाल मैं पूछना चाहता हूं सिर्फ, नहीं एक लाइन का सवाल, अच्छा पूछिए, मैं पूछना चाहता हूं। हाँ विवेक, इन्होंने एक बात कही कि आज का युवक और उनके अभिभावक ये जानना चाहते हैं बेरोजगारी कितनी है और महंगाई कितनी है। मैं भी एक सवाल कहना चाहता हूं कि आज का युवक और आज की जनता ये भी जानना चाहती है कि अतीक और मुख्तार अंसारी जैसे माफिया कैसे पैदा हो गए, उनको किन्होंने पैकेज दी। संगीत रागी जी के पास जा रहा हूं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद वापस बाकी मेहमान के पास। इसके बाद आपके पास आ रहा हूं। संगीत रागी जी। प्रोफेसर साहब, मेरे पास लिस्ट है, देखिए और भी लोग हैं, और भी लोगों का नाम ठीक है। नाविद सिद्दीकी जी, मैं आ रहा हूं इसके बाद आपके पास। संगीत रागी जी बोल रहे हैं, बाकी लोग प्लीज, बाकी लोग इंतजार करें अपनी बारी का। संगीत रागी जी बता नहीं पाए, आप प्रोफेसर होकर ये तो बता नहीं पाए कितना रेवेन्यू कलेक्ट हुआ। देखिए विवेक, देखिए विवेक जी, हमने बहुत बचपन से देखा किया उसको। जी संगीत रागी जी बोलिए। क्योंकि आपने बेचा ही ताजमहल है। प्रोफेसर साहब एक सेकंड, प्रोफेसर कपिल साहब एक सेकंड, मैं आ रहा हूं आपके पास। संगीत रागी जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, बाकी मेहमानों का हमें सम्मान करना चाहिए, हम सभी को पैनल का सम्मान करना चाहिए। संगीत रागी जी कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं क्या कह रहे हो। संगीत रागी जी। देखिए विवेक जी, हम लोग बचपन में चंबल के डाकुओं के बारे में बहुत सुना करते थे और उनके बारे में बहुत कहानियां सुनते थे कि वो बड़े दयालु हैं, बड़े दान करते हैं, लेकिन वो हत्यारे भी थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपने कितने मंदिरों को दान कर दिया, अपने नज़दीक के लोगों को आपने दान कर दिया, ये महत्व का विषय नहीं है और अपवाद नियम का हिस्सा नहीं है। नियम तो ये है, डोमिनेंट ट्रेंड यही है, और दुनिया के जितने इतिहासकार हैं वो मुग़ल सल्तनत या इस्लामिक सल्तनत को उसी नज़रिए से देखते हैं कि यहाँ पर उन्होंने सिर्फ अत्याचार और अत्याचार किए हैं। दूसरी बात, सर सैयद ने 1887 में लखनऊ और मेरठ दोनों जगह कहा, हम उस कौम से हैं जिसकी नस्लों ने 600 साल तक अपने तलवार के बल पर राज किया है, तलवार जिससे रूहें कांप जाती थी, और ऐसे कोई एक तो कहने वाले हैं नहीं जी। तो ये बात तो इसको नाकारा नहीं जा सकता है। उसी हिस्सा में मैं कह रहा था। तीसरी बात, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। अकबर विजेता जरूर हुआ,
लेकिन इस देश के लोगों का हृदय और मन प्राण राणा प्रताप के साथ ही जुड़ा हुआ है। आप लोक संगीत में अकबर कहीं नहीं खड़ा हुआ, लोक संगीत राणा प्रताप के नाम पर खड़ा है। हाँ, अकबर चूंकि मुसलमान था, इसलिए भारत के मुसलमान भी या इस्लामिक ताकतें भी उसका गुणगान करती हैं, इसमें कोई राय नहीं है। अब उनकी मानसिकता है, वो आज़ादी से पहले भी उस मानसिकता को उन्होंने नहीं छोड़ा, और भारत के अंदर मुसलमानों के बीच आज भी वो ऐसे हैं जो उनको नायक के रूप में देखता है। ठीक है, स्वाभाविक है। असीम वखार जी, कौन होना चाहिए नायक? मैं नाविद जी, मैं आ रहा हूं उसके बाद। असीम वखार जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। देखिए बताएं आपसे, प्रोफेसर साहब ने क्वेश्चन पूछा कि मुख्तार और अतीक लोग कैसे वजूद में आते हैं, बनते हैं। तो ये मुख्तार और अतीक जो हैं, ये वैसे ही प्रोफेसर साहब वजूद में आते हैं जैसे विनीत सिंह, सुशील सिंह, ब्रजेश सिंह, बबलू सिंह, धनंजय सिंह, अभय सिंह, ब्रजभूषण चरण सिंह, सोनू सिंह, मोनू सिंह, त्रिभुवन सिंह, कुंटू सिंह, सुभाष ठाकुर, बदन सिंह बद्दो और सुनील सारथी वजूद में आते हैं। बिल्कुल वैसे ही वजूद में आते हैं। जवाब तो सुन लीजिए। अभी आपने प्रोफेसर सैयद अहमद खान का जिक्र किया। मैं इंतजार कर रहा हूं सर सैयद अहमद खान ने क्या लिखा क्या नहीं लिखा, उस पर एक बात और बता दूं आपसे। एक बात और बता दूं कि 1883 में 1883 में लखनऊ की विधानसभा में सर सैयद भारत के पहले ऐसे मुसलमान थे जो एमएलसी थे, सदस्य थे। उनका जिक्र है। अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजों की असेंबली में बैठते थे। और 1885 में ब्रिटेन में महारानी के महल में जो सदस्य थे, उनमें उनका नाम था। वो 1885 में वहां के सदस्य थे। अब ऐसा आदमी जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, देश का कुल मुसलमान बहादुर शाह जफर के साथ मिलकर देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, तो हजरत जो थे सैयद अहमद खान साहब, वो असेंबली में बैठ रहे थे अंग्रेजों के साथ। बाकी इसके अलावा टीवी पे ज्यादा बोलना नहीं चाहता मैं। यही सच्चाई है। और जो आदमी अंग्रेजों के साथ चलेगा वो कभी भी देश के साथ नहीं चल सकता। नहीं, मेरा सवाल एकदम साधारण था, मुझे सवाल का जवाब नहीं मिला। असीम वखार जी, नावेद सिद्दीकी जी, संगीत रागी जी और प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर कपिल कुमार जी, इस देश का हीरो, इस देश का नायक कैसा होना चाहिए? वीर छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा होना चाहिए या फिर औरंगजेब जैसा होना चाहिए? नावेद जी कुछ कह रहे हैं? सर ऐसा है, मैं एक हम तो कह रहे हैं राजा मान सिंह, जो हमने राजा भाऊ सिंह और राजा जय सिंह जैसा होना चाहिए। बनाएंगे आप? आसिम वकार साहब, हम ये देश का हीरो कैसा होना चाहिए ये आप पूछ रहे हैं, ये इसका बाद में बताएंगे। मैं एक चीज ये पूछना चाह रहा हूँ, जो हम लोगों ने जो पढ़ा था वो ये था कि मैं प्रोफेसर साहब से इसकी जानकारी चाहूंगा कि एक टैक्स था जो अकबर ने हटाया था, जो लगाया गया था गैर मुस्लिमों के ऊपर, इसलिए कि वो जब अपने कहीं धार्मिक स्थल पर जाते थे तो उनको ऊपर उनसे एक टैक्स लिया जाता था। वो टैक्स का नाम भी ये जानते होंगे, लेकिन अकबर ने उसको हटाया जी। उससे क्या हुआ, जब वो चीज पता लगी तो हाँ, तो आप ये बताएं। मैं ये चाहता हूं कि वो चीज हम लोगों ने पढ़ी, लेकिन वो दूरियों को कम करता है, उसका जिक्र नहीं होगा। यहाँ दीवार खड़ी करने की कोशिश है, दीवार गिराने की कोशिश नहीं। लेकिन इसमें एक फैक्ट ये भी है नावेद जी कि औरंगजेब के शासनकाल में गैर मुसलमान प्रजा पर जजिया फिर से लगा दिया गया था। तो इतिहास में बहुत तरह की बातें हैं, बहुत अलग अलग एंगल से लिखी हुई बातें हैं और बहुत अलग अलग तरीके से इनको अलग अलग लेखकों ने लिखा है। इस पर बहस और इस पर डिबेट हो सकती है, लेकिन इतिहास में जो वास्तविकता है उसी को सामने रखा जाना चाहिए और हमारे देश की भावी पीढ़ी को और देश को यह जानने का हक है कि वास्तविक में इतिहास में क्या लिखा हुआ है और इतिहास में हुआ क्या था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए और अपना विचार यहां रखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।